मारे खौफ के उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। एक अजनबी शख्स के पास जिंदगी में पहली बार आना ही खौफ का शिकार कर देता है। और अगर वो शख्स हामिद यजदानी जैसा हो तो एक अनजाना सा खौफ तीर में बैठ जाता है। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। सुर्ख चेहरे के साथ उसने हामिद के सीने पर अपना कपकपाता हाथ रखकर उसे खुद से थोड़ा दूर धकेला। मुझे सांस लेने दे, मुझे सांस नहीं आ रही, वो कह गई, और हामिद ने उसके दोनों हाथों को उसकी पुश्त पर बांध दे उसे पेट पर गिरा दिया था। आज मैं चाहता भी नहीं कि तुम्हें सांस आए। मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में घुलती रहे। उसके लबों से गर्दन और गर्दन से उसके वजूद के एक एक नक्श पर अपने लब रखता चला गया, और उसकी पुरतपिश लबों की तपिश से वो पिघलती ही जा रही थी। औरत को मर्द की ख्वाहिश होती है। ये एक फितरी जज्बा है जो परवरदिगार ने हर मर्द और औरत के वजूद में रखा है, लेकिन औरत के वजूद में नफासत को रखा गया है। और आज वो बुरी तरह से उसकी नफासत को रोन रहा था। क्या कहा था तुमने? कि तुम्हें मेरी कुर्बत से खौफ आता है? ये रिश्ता तोड़ने चली थी? क्या ये इतना आसान था? वो बिल्कुल पागलपन पर उतर आया था। उसके वजूद में वहशत फैल गई, और इसी वहशत का जहर उसने रूहा के वजूद में धकेल दिया। वो सुर्ख धब्बे जा बजा बिखरते चले गए, और इसके साथ उसकी आहें, सिसकियां और ख्वाहिशें भी गले में दम तोड़ती चली गई। वो तो अंदाजा भी नहीं लगा पाई किसने कब उसे मोहब्बत से संवारा था। बस उसे एक तलख तजर्बे से गुजरना पड़ा था, जिसका नाम मोहब्बत रख दिया जाता है। रात का एक पहर तो उसने हामिद की आगोश में गुजार दिया था, और दूसरे पहर बस रो रो कर खुद को हल्कान कर लिया। जब उसने पुश्त फेर कर उसे देखा, ये कोई अनोखा काम तो नहीं जिस पे तुम इतना रो रही हो। उसके आंसू देखकर वो पागल हो गया, और उसका सर अपने सीने पर जमा दिया। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। वो अपने नरम लहजे में बात कर रहा था। आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप यूं सख्ती से। उस हामिद ने सख्ती से उसके लबों पर उंगली जमाकर उसे मजीद बोलने से बाज रखा। मैं चाहता हूँ कि तुम हर बार मेरी मोहब्बत को महसूस करो, और अभी तो तुमने इस मोहब्बत के कितने ही रंग देखने हैं। अपनी आंखों को बंद कर लिया, नींद कब उस पर मेहरबान हुई उसे अंदाजा ही नहीं था। लेकिन सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब उसकी आंख खुली, और उस वक्त ही उसकी फैमिली नाश्ता लेकर आई थी। अदीला सीधा कमरे में आ गई और बेड पर बैठी थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने चेंज किया था। अदीला की मायनी खेज नजरों में अजीब सी शरारत थी। अगर कोई और वक्त होता तो वो शायद छींक कर मुस्कुरा देती, लेकिन चुपचाप सर झुकाकर वो बैठी रही। तुम्हारा शोर तो बड़ा चहकता फिर रहा है, लगता है तुमने अच्छा खासा खुश किया है इन्हें। वो बात करते हुए साथ साथ उसका वलीमे का ड्रेस भी निकाल रही थी, लेकिन वो चुपचाप खामोश बैठी थी। अदीला एक बार फिर उसके करीब आ गई, लेकिन उसकी सुर्ख आंखों को देखकर ठटक गई। क्या हुआ? तुम रो रही हो? और उसने रोते हुए अपना सर अदीला के कंधे पर रख दिया। उसके गाल को थपथपाते अदीला मुबहम सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम्हें घर वालों की याद आ रही होगी। क्या ऐसा ही है ना? उसकी फितरत से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। अपने भाई और माँ बाप के बगैर रहना तो उसने सीखा ही नहीं था। और अदीला को इस वक्त उसके रोने की वजह यही समझ में आई, लेकिन उसके अदीला की आंखों में देखकर कुछ कहना चाहा। जब कमरे का दरवाजा खुला और हामिद कमरे में दाखिल हुआ। नाश्ते में कुछ नहीं लोगी तुम? एक नजर उन दोनों के चेहरों पर डालकर हामिद ने बाहुल उसकी रोती हुई आंखों का जायजा ले लिया था, और फिर उसके करीब आकर मोहब्बत से उसकी ठोड़ी को छूते हुए पूछा। अदीला उस पर एक मुतमईन नजर डालकर कमरे से बाहर निकल गई। खौफजदा नजरों से हामिद को देखते उठकर खड़ी हुई थी। उसे जोश कुछ उस शख्स के मुतालिक सोच रखा था। रात से उसका नजरिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया, लेकिन हामिद ने नरमी से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। क्या तुम रात मेरी वजह से हर्ट हुई? मुझे अंदाजा नहीं था। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर वो इन पर बारी बारी लब रख गया, और फिर आगे बढ़कर उसकी नम आंखों पर अपने लब रखता चला गया। वो हामिद से मोहब्बत करती थी, उसमें कोई शक नहीं था कि एक अरसे से वो इसके साथ मुंसलिक थी। दिल अगर धड़कता था तो हामिद यजदानी के नाम पर ही धड़कता था। लेकिन ये भी सच था कि रात उसके रवैये की वजह से बहुत खौफजदा हो चुकी थी। उसने हामिद के सीने पर सर टिका लिया। वादा करे, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। दर्द की शिद्दत से जिस्म इस कदर नढाल था कि एक कदम उठाना भी उसके लिए मुश्किल था, और उसने नरमी से उसे अपने सीने में भींच लिया। हरगिज नहीं, तुम जो कुछ मेरे बारे में सोचती हो वो तुम्हारे जहन में खौफ बनकर पहरे जमाए हुए है, जो तुम्हें मुझसे बदगुमान कर रहा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को करीब लाने का सोच भी नहीं सकता। और उसने तड़पते हुए हामिद के लबों पर अपनी उंगलियां रख दी। हरगिज नहीं, आप सोचिएगा भी मत। और हामिद ने झुककर उसके लबों को आहिस्तगी से छुआ। अब नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। ये ना हो कि शौहर के जुल्म की दास्तान जुबान जद आम हो जाए, और मैं मजलूम हर जगह अपनी सफाइयां देता फिर। और फिर एक आंख दबाकर वो शरारत से कह गया, और वो सुर्ख चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए सर झुका गई। औरत की नाराजगी बस यहीं तक होती है। जब मर्द नरम लहजे में उसे तसल्ली
या दिलासा देता है तो वो एक बार फिर वो निखर जाती है। एक बार फिर सारी बदगुमानियों को ज़हन से निकाल कर फेंक देती है। वलीमे की तकरीब भी शानदार थी। वो उसके पहलू में जमकर बैठी रही और मुसर्रत चेहरे पर बिखरी हुई लहरें उसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। रस्म के मुताबिक उस शाम को अपने मायके चले गए। उसे एक रात वहीं रुकना था और अगले दिन हामिद के साथ वापस घर चले जाना था। वापस आकर वो बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी। अपने कमरे में आकर वो बेड पर लेटी तो रात के 12 बज रहे थे। हामिद से बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस 1-2 बार उसने मैसेजेस पर हल्की-फुल्की बातचीत की और उसके बाद कोई कॉल नहीं। बेड पर लेटकर उसने बालों में उँगलियाँ चलाते हामिद का नंबर डायल कर लिया और फ़ौरन इसकी कॉल रिसीव कर ली गई। मुझे लगता था कि इतनी रिलैक्स हो गई कि शौहर का ख़्याल ही नहीं था तुम्हारे, ज़हन से निकल गया। उसका लहज़ा हल्का-सा बेसाख्ता था और वो मबहम सा मुस्कुरा दी। अगर मुझे ख़्याल नहीं आया था तो शौहर नामदार को आ जाता। वो शरारत से लब दाँतों में दबा गई और हामिद शायद उस वक़्त मज़ाक के मूड में नहीं था। मुझे तो अभी भी तुम्हारा ही ख़्याल आ रहा है। वो कुछ अजीब से लहजे में बात कर रहा था। उसने आहिस्ते से पुकारा, हामिद आराम से सो जाएँ। आज रात तो मैं आपको मुयस्सर नहीं आने वाली। हाँ, कल सोचा जा सकता है। बात को हल्का-फुल्का मज़ाक का रंग देते उसके साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि हामिद का रवैया कब बदला और कब एक बार फिर सख्ती से उतर आया। अगर मैं चाहूँ तो आज रात भी मुयस्सर आओ, तो तुम्हें आज रात ही आना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हामिद को इनकार सुनने की आदत नहीं है। वो जाने क्यों इतनी सख्ती से बात कर रहा था। उसे फ़ौरन ही माज़रत कर ली। मैं तो बस मज़ाक कर रही थी। लेकिन तब तक वो कॉल मुनक़ता कर चुका था। अगले ही मिनट में उसे मोबाइल पर नया नोटिफ़िकेशन मिल गया। नारा, घर का दरवाज़ा खोलो। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग अपने-अपने कमरों में चले गए थे और हामिद इस वक़्त यहाँ आ रहा था। उसे अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। एक शर्मिंदगी शर्मिंदगी सी उसे घेर रही थी। चाहे उसके घरवाले कुछ भी ना सोचते, लेकिन यहाँ उसका भाई था, भाभी है। वो क्या सोचेंगे कि उसका शौहर एक रात नहीं गुज़ार पाया? ऐसी सिचुएशन में अमूमी तौर पर वो सारा इल्ज़ाम औरत पर आ जाता है। लेकिन उसे यकीन था कि हामिद किसी की बात नहीं सुनेगा। कुछ ही की देर के बाद वो दरवाज़े पर खड़ा था। उसने खुद जाकर दरवाज़ा खोला और वो सीधा उसके कमरे में आ गया। अपनी साँसों को अपने सीने में थम जाने पर मजबूर करते, वो कमरे में दाखिल हुई। लेकिन दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। हामिद के साथ तासुरात से वो लग रहा था कि वो इस वक़्त गुस्से में है और अंदर आते ही उसने सबसे पहले उसे बाजू से झंझोड़ कर अपने करीब कर लिया। इतना करीब कि हामिद की तेज़ साँसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तुम अभी मेरे साथ चलोगी। वो बज़िद था और उसने हामिद के दोनों हाथ थाम लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रस्म के तौर पर यहाँ आई हूँ। सुबह आप अंकल के साथ आएँगे और मैं घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन उससे पहले ही उसने उसके दोनों बाजुओं को पुश्त पर बाँधकर टूटते हुए उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया था। उसकी साँसों को इतने बेहंगम तरीके से वो तेज़ कर रहा था कि उसकी दस्तरस में वो मचलती चली गई और उसे अपनी दस्तरस में लेते वो उसे हर चीज़ से बेनियाज़ करता चला गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये उससे दूर रहने की बेताबी है या फिर उसे अपने करीब करके अपनी ज़ोरदाराना को तोड़ने का नतीजा। उसे यूँ लग रहा था जैसे निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद उसे ये आज़ादी मिल चुकी है कि वो जब जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, उसे हासिल कर ले, किसी की परवाह किए बगैर। मुआशरा, इर्द-गिर्द बसने वाले लोग या फिर उसकी अपनी मर्ज़ी, ये सब कुछ उसके लिए मायने नहीं रखता। उसके लिए अगर मायने रखता है तो अपनी ज़ात। और उस रात एक बार फिर वो उसका भरम तोड़ गया, लेकिन फिर भी उसने जाने दिया था। इस बात को उसके लिए इतना काफ़ी था कि हामिद उसे यहीं छोड़ने पर राज़ी हो गया और फजर होने से पहले वो वहाँ से चला गया। सुबह उसके चेहरे की मुरझाई हुई रंगत को शाइस्ता बेगम ने बखूबी नोट कर लिया। बेटी के चेहरे पर फैली हुई उदासी भला माँ से ज़्यादा किसे महसूस होती है? और फिर उसके चेहरे को हाथों में थामे हुए वो पूछ लिया था, "क्या हुआ मेरी चंदा? क्या यहाँ से जाने की वजह से परेशान हो?" उसे रोते हुए अपनी माँ के कंधे पर सर रख दिया। "अम्मी, मुझे डर लगता है। मुझे कभी-कभी लगता है जैसे मेरा इंतखाब गलत है।" वो अपना अंदेशा ज़ाहिर कर गई और शाइस्ता बेगम ने नरमी से उसके माथे को छू लिया। "इंतखाब करने का हक तो हमें होता ही नहीं। ये इंतखाब तो परवरदिगार की जानिब से हो चुका होता है, मेरी जान। तुम्हें तो उसके फैसले को तस्लीम करना है। हामिद बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी सख्त तबीयत को मद्देनज़र रखते अगर ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला करोगी तो मात खा जाओगी। तुम हमारी इकलौती बेटी हो। ज़हीर के सर पर कब तक बोझ बनकर बैठी रहोगी? अब तुम्हारा अपना घर है। अगर घर बसाओगी तो ही मायके में इज़्ज़त होगी।" उसे नहीं लगा था कि उसकी माँ गलत कह रही है। उसकी माँ गलत नहीं कह रही थी। आजकल के मुआशरे में जहाँ हम साँस ले रहे हैं, वहाँ बसती हुई बेटी ही घर वापस आए, तो घरवालों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। क्योंकि तलाक याफ्ता बेटी के पंखे का बिल भी बहन-भाई और वालिदैन के लिए भी बोझ बन जाता है। इसलिए शाइस्ता बेगम चाहती थी कि उसे अभी से इस बात पर कायल कर दें कि उसे हर सूरत
अपने घर को समेट कर रखना है। शदीद स्ट्रेस और ज़हनी अज़ियत की वजह से वो घर जाते ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। एक बार फिर से उसने अदीला को कॉल करते पूछ लिया था। उस शाम हामिद के साथ हामिद की खाला की तरफ उनका डिनर था। हामिद का साथ जानलेवा था, लेकिन फिर भी कुछ पुरसुकून थी कि कुछ दिनों के लिए तो उसकी दस्तरस से आज़ादी मिल जाएगी। उसे कुछ तशवीश हुई तो अदीला से कॉल करके पूछ लिया, लेकिन अदीला ने कह दिया कि ये सब कुछ नॉर्मल है, अमूमी तौर पर ऐसा होता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिनर में भी वो चहक कर बातें करती रही। उसने खुद को नॉर्मल रखा हुआ था, हालांकि तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश नजर आ रही थी। हर बात में मुस्बत पहलू ढूंढना उसने सीख लिया था। घर वापस आते आते उन्हें देर हो गई और जब तक हामिद चेंज करके आया तब तक वो गहरी नींद सो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नज़र डालकर वो चुपचाप सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह उसने बाकायदा तौर पर मुलाजमा के साथ किचन की रूटीन संभाली। उस घर में एक अरसे से किसी औरत का होल्ड नहीं था और अब तो यहाँ आ चुकी थी तो बेहतर था कि जल्द अज जल्द अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देती। हालांकि फिरोज यस्तानी ने मना भी किया था कि वो कुछ दिन किसी काम को हाथ ना लगाए, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता था। सारा दिन यहीं बैठी बैठी वो बोर हो जाएगी, अंकल कुछ काम करूंगी तो अच्छा लगेगा ना मुझे। हामिद की मीटिंग थी, वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया था। फिरोज यजदानी ने चाहा था कि वो हनीमून के सिलसिले में उसे हफ्ता 2 हफ्ते के लिए पेरिस या लंदन लेकर जाए, लेकिन उसने इनकार करते हुए कह दिया था कि अभी वो कुछ टाइम यही काम के साथ साथ अपनी बीवी के साथ गुजारेगा और फिर एक तवील छुट्टी लेकर घूमने के लिए जाएगा। वो अपनी मनमर्जी का मालिक था। अपने दोस्तों के दरमियान रात दिन उनसे अयाशी करना, उनसे मिलना जुलना, ये सब उसकी मशागल थे और इस मशगले में कोताही उसे हरगिज पसंद नहीं थी। उस रात भी वो अपने फार्म हाउस पर उसने एक शानदार पार्टी रखी। ये पार्टी उसकी शादी की खुशी में थी। उसके दोस्तों का मुतालबा था कि बीवी आने की खुशी में वो इन्हें हरगिज न भूल जाए। सो वो इन्हें यकीन दिलाना चाहता था कि बीवी की उसकी ज़िंदगी में आमद इतनी अहमियत नहीं रखती कि वो इन्हें फरामोश कर दे। रात भर बगैर बताए वो उनके साथ ही रहा, जबकि वो मुसलसल उसका इंतज़ार करती रही। तकरीबन रात के 12 बजे उसने मैसेज करके उसे इन्फॉर्म किया था कि वो फजर के करीब घर आ जाएगा, इसलिए उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। बादल ख्वास्ता चुपचाप वो सोने के लिए लेट गई। उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी अभी शादी के शुरुआती दिन थे और वो चाहती थी कि हामिद यज़दानी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारे। हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो देर तक उसके साथ बातचीत करे। अगर वो बात करता भी तो ऐसी ख्वाहिशात का तज़किरा करता जो उसे शर्मिंदा कर देती। उसे इसकी ज़हनियत से निकालना चाहती थी और यही सोचते-सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। आज रात की पार्टी ने एक बार फिर से उसे मुकम्मल तौर पर टल्ली कर दिया। गिलास पर गिलास चढ़ाते वो भूल चुका था कि वो अपनी बीवी से अहद कर चुका है कि कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। उसके सबसे बेहतरीन दोस्त शराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। शबाब का भी इंतज़ाम है, क्या ख़्याल है? वो आँख दबाते हुए उसे कह गया। उसने हाथ हिलाकर मुँह फेर लिया। क्या बात है लाडले? बीवी इस कदर पसंद आ गई कि अब किसी के हुस्न को खराज पेश नहीं करेगा? यही सोबत थी जिसे बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती थी। अभी मूड नहीं है, अभी तो बीवी से भी दिल नहीं भरा कि बाहर के चक्कर लगाता फिरूं। हंसते हुए कहकर उसने सिगरेट को सुलगाकर लबों से लगा लिया। गलीज बातें, गलीज सवालात, गलीज कहके और गलीज जवाबात। उसने कहा था कि वो फजर से पहले घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो पूरी रात भी गुजर गई और अगला दिन भी। तकरीबन दिन के 2 बजे वो घर वापस आया और सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो बेड पर बैठी मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही थी। उसे भी अपनी जिद में आकर दोबारा उसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो उसे यूं नजरअंदाज कर रहा था तो थोड़ा नजरअंदाज तो वो भी कर ही सकती थी। उसके हसीन चेहरे पर एक नजर डालकर वो अपना कोट उतार कर सोफे पर रखते हुए बेड पर आकर लेट गया, जबकि रोहा ने मुंह फेर कर उसे देखा। जब तक मैं आपके पास नहीं थी तब तक आप इतने बेताब होकर फिरते थे। एक रात अपने वालिदैन के घर रुकने के लिए गई और अब आप मेरे घर तक आ गए। क्या ये मेरी मोहब्बत थी या फिर मेरे जिस्म की तलब? वो साफ लफ्जों में कह गई। गुस्सा उसके चेहरे पर छाया हुआ था। हामिद ने उसके हसीन चेहरे को मुस्कुराती हुई नजरों से देखा। तुम नाराज होने का हक तो रखती हो जानेमन, लेकिन इस तरह गुस्सा करेंगी तो बंदा ना चीज को प्यार आने लगेगा। आग दबाकर कहते हुए मुस्कुरा दिया। आप मेरी बात का जवाब दें, जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये सब कुछ मैंने आपसे नहीं पूछा और ना ही मुझे जरूरत है आपकी मोहब्बत की। उसने मुंह फेर लिया। हाँ, मैं देखकर अंदाजा लगा रहा हूँ कि मोहब्बत की जरूरत तो है। वो उसकी गोद में लेट गया। दोस्तों के साथ था, इरादा था कि रात को ही पलट आऊं, लेकिन फिर वहीं रुकना पड़ा। अगर उसने कह दिया था कि वो दोस्तों के साथ था तो वो उससे ज्यादा मजीद एक लफ्ज नहीं दोहरा सकती थी, चाहे वो उसके साथ जैसे भी था। लेकिन उसे यकीन था कि
यज़दानी के किरदार में वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके अलावा वो किसी की जानिब हाथ नहीं बढ़ाएगा। जब वो उसे इनकार नहीं करती, जब वो अपनी जानिब से उसकी ख्वाहिशों की तकमील कर रही है, तो उसका बाहर जाना ही बेमकसद है। लिहाज़ा इस तरह की किसी भी सोचों को पाकर वो अपने घर खराब नहीं कर सकती। आप मुझे बता सकते थे, हामिद, अब जानते हैं, आपके बगैर रात कितनी मुश्किल थी। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो कह गई थी, चलो इस शाम को हसीन बनाते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं बाबा से मिल लूँ, कुछ उनसे डिस्कस करना, तब तक तुम तैयार हो जाओ। आंटी के घर भी जाएँगे और उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा-सा डिनर करवा कर वापस ले आऊँगा। कुछ तुम खुश हो जाना, फिर थोड़ा मुझे खुश कर देना। बेबाकी से उसे कहकर वो उठ खड़ा हुआ और वो मुँह बनाते उसकी पुश्त को देखती रह गई। काफ़ी देर वो अपने फ़िरोज़ साहब के कमरे में ही रहा। उनसे कुछ मामलात को डिस्कस करना चाहता था, इसलिए उसने मुदाखलत करना ज़रूरी नहीं समझा। कामदार वेलवेट की ड्रेस में वो दिलकश लग रही थी। बालों को उसने पुश्त पर बिखर जाने दिया। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जा रहे थे। इसीलिए उसने खुद को अच्छी तरह आरास्ता कर लिया था। वो चाहती थी कि वो हामिद की इस कदर करीब आ जाए कि उसकी सारी फितरत को बदल कर रख दे। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि बिगड़े हैं हुए हैं बेटे को संवारने के लिए बहू को लाया जाता है। हालांकि मुआशरे को इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि अगर कोई माँ बाप के हाथ से बिखर गया है तो बीवी के हाथों में इतनी ताकत नहीं होती कि उसे संवार ले। उसमें सरासर किसी की बेटी की जिंदगी को ही बर्बाद करना होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करना चाहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद लड़की थी। खुद पर इतना तो यकीन था कि एक बिगड़े हुए शहजादे को संवार लेगी। उसने अम्मी से मुलाकात की आज और वो उसके हसीन चेहरे को धबकता हुआ देखकर मुस्कुरा दी। अदीला के साथ जी भर के बातें की। बाबा, ज़हीर भाई सबके साथ वक्त गुजार कर वो दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ गए। हामिद ने अपनी मर्जी से खाना मंगवाया और दोनों ने अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर किया था। उसके बाद वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकल गया। हाथों में गजरे सजा दिए, उसे उसकी मर्जी की शॉपिंग करवा दी। और औरत को और क्या ही चाहिए होता है। उसे पहली बार हामिद का साथ इतना हसीन लग रहा था कि वो चाहती थी कि वो इसी तरह मुस्कुराकर बातें करता रहे और वो इसकी बातों को सुनती रहे। उसकी बातों पे बिखरे हुए बालों को वो संवारती रहे और उसकी दिलकश अदाओं पे मर मिटती रहे। वो उसका शौहर था और हकीकत थी कि वो इसकी हद तक उससे मोहब्बत करती थी। घर वापस आने के बाद हामिद थक चुका था। पिछली रात भी नहीं सो पाया और इस वक्त सिर्फ उसे आराम चाहिए था। आरामदा लिबास में मलबूस होकर वो बेड पर बैठा और हाँ का इंतजार कर रहा था, जो उसकी चेंज करने के बाद वापस आई और बेड पर आकर लेट गई। बेड के किनारे लेटते हुए हामिद ने उसे देखा तो अपने बाजुओं को फैलाकर उसे बगैर कोई देर किए उसके बाजुओं में सिमट गई वो और उसकी गर्दन में मुंह देते हुए वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था, जबकि उसके ख्यालात को भांपते रोहा गड़बड़ा से गई। उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे बताना चाहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हामिद कुछ सुनने के बजाय उसे अपनी दस्तरस में लिए जा रहा था। मैं तुम्हें कहता हूँ कि जब मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा होता हूँ, तब मुझे सिर्फ मोहब्बत करने दिया करो। वो शदीद बदमिज़ा हुआ। मेरी बात तो सुन ले, मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उसने सटकते हुए सर उठाकर उसे देखा, तो क्या आप टिपिकल बीवियों की तरह कमज़ोर लम्हात में तुम अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करोगे, वाइफ़ी? तुम्हें हर बात की इजाज़त है, लेकिन मुझे इस वक़्त डिस्टर्ब ना करो। वो हद से बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे को बेतहाशा लबों से छूते उसकी गर्दन और फिर गर्दन से उसके वजूद में उतरने की कोशिश कर रहा था। जब उसने तीसरी बार कोशिश करते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा-सा दूर धकेल दिया। हामिद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप कुछ मखसूस अय्याम गुज़ार लें। और उसके बाद उसने कहते हुए सर झुका लिया। वो अपनी उँगलियों को बुरी तरह से मरोड़ रही थी। उस वक़्त अपने लबों को काटते हुए जिस कैफ़ियत का शिकार थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने ही शौहर के सामने अपनी तकलीफ़ का इज़हार करते उसे शर्मिंदगी हो रही थी। हालाँकि ये कुदरती बात थी। उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था। हामिद ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा और उसे अपने करीब कर लिया। ये कोई बुरी बात नहीं है। तुम ख्वाबों परेशान हो रही हो। वो एक बार फिर से उसकी गर्दन में मुँह दे गया और वो इसे हैरानगी से देखती रह गई। क्या मतलब आपका बुरी बात नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? उसे लगा जैसे हामिद ने उसकी बात ही नहीं समझी और हामिद ने उसके रुखसार पर लपक दिए। मैं समझ सकता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो। ये कि तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे जिस्म पर हक रखता हूँ। कहीं से भी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँगा। उसने उसे कमर से थामकर उसकी पुश्त को फेर दिया था और वो हैरत ज़दा रह गई। खौफ से उसकी आँखें फैल गईं। एक लम्हे में वो पलटते हुए उसने अपने शौहर को देखा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके इरादे भाँपते हुए उसने हामिद से दूर होना चाहा, लेकिन उसने घसीटते हुए उसे अपने करीब कर लिया। क्यों नहीं करूँगा?
मैं और ये कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं होगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नई और ग़लीज़ बात है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। ये गैर फ़ितरी अमल है। वो चीख पड़ी थी और हामिद ने गुस्से से उसके चेहरे को दबोच लिया। तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। और क्या कह रही हो तुम? गैर फ़ितरी? कौन-सी बात? इस बात की इजाज़त नहीं देता मैं। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेती की मालिक है। तो जिस तरह चाहे अपनी खेती में आओ। जब मुझे खुदा इजाज़त देता है तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? उसकी रान को सख्ती से मुट्ठी में दबोच कर वो कह गया और वो सिसक कर रह गई थी। खुदा इस बात की इजाज़त नहीं देता, आप गलत कर रहे हैं हामिद। उसे हामिद के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, जो भी था। लेकिन वो ये कभी नहीं सोच सकती थी कि वो इस हद तक गिर जाएगा। मुझे कुछ भी मत समझाओ। अगर तुम मुझे नाराज़ करोगी तो क्या खुदा तुमसे नाराज़ नहीं होगा? पूरी रात फरिश्ते तुम पर लानतें बरसाएँगे और तुम खुद को दीनदार समझकर सो जाओगी। और हकीकत में पागल हो चुका था वो। उसे बाजू में दबोच कर बेसाख्ता से कैद करते हुए उसने मोबाइल निकालकर वो वीडियो चला दी। ये देखो, ये कोई नई बात नहीं है। मर्द कहीं से भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है और मेरी एक छोटी-सी ख्वाहिश तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगी। वो रोती रही। आंसू उसकी आँखों से टूट-टूट कर गिर रहे थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतने कमज़ोर लम्हात का शिकार हो जाएगी। अपने ही शौहर के हाथों वो यूँ मसल दी जाएगी। उस रात उसकी आहें, सिसकियाँ, उसका गुरूर, उसका एतमाद सब कुछ दम तोड़ता चला गया। उस रात हामिद ने उसके वजूद पर अपनी मन मर्ज़ी चलाई और उसकी किसी बात को नहीं चलने दिया। तकलीफ़ के एहसास से वो दूर ही होती रह गई। उसकी आँखों के सामने क्या नहीं था? बेतहाशा सुर्ख आँखें, टूटे हुए ख्वाब, खौफ हलकोरे ले रहा था और खुश्क लब जो सख्ती से एक दूसरे में बेबस थे। आँसुओं का गोला हलक में अटा हुआ था। उसे रात वो अपने मुहाफ़िज़ के हाथ में थी जिसे परवरदिगार ने उसका मुहाफ़िज़ बनाकर उस पर मुकर्रर किया था और वो उसकी हिफ़ाज़त करने के बजाय खुद ही उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को मजरूह कर रहा था। खुद ही अपनी नज़रों में उसकी तज़लील कर रहा था। मर्द के लिए ये बहुत बड़ा बहाना है कि खुदा ने उसे औरत के वजूद पर हाकिम करार दिया गया। वो ये बात नहीं समझता कि खुदा ने कुछ हदूद को मुकर्रर किया है और जब मर्द उन हदूद से तजावुज़ कर जाए, तब वो ना सिर्फ़ औरत बल्कि खुदा को भी नाराज़ कर देता है। और खुदा की नाराज़गी किस हद तक होती है, इस बात का उसे गुमान भी नहीं होता। सुबह तक उसका नशा उतर चुका था। उसने एक बार फिर से उसे बाजू में भर लिया। उसके माथे पर लब रख दिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसे अपने ही हाथों ज़लील करने के बाद वो मोहब्बत का ढिंढोरा पीट दे। उसे एक आँख नहीं पाया था। अच्छा सॉरी मैं बहक गया था। खुद को काबू नहीं कर पाया। तुम तो जानती हो जवानी के मूड्स और जज़्बात ऐसे ही होते हैं। तो मैं उसका ज़िक्र किसी से नहीं करूँगी ना, किसी से भी। ये तुम्हारी और मेरी बात है। तुम जानती हो ना, खुदा ने इस बात को नापसंद फरमाया कि औरत अपने शौहर की बात किसी के सामने भी दोहराए। वो इसे देखते हुए कह गया और उसने रोते हुए उसके सीने पर सर रख दिया था। मुझे अपनी ही नज़रों में इतना ना गिराए कि मैं दोबारा उठ ना पाऊँ। खुदा के लिए, हामिद, आप मेरे मुहाफ़िज़ हैं सो मुझ पर एतबार करें। मैं आपकी बीवी हूँ। मुझसे किसी रोखेल की तरह सलूक मत किया करें। मेरे साथ आपने एक रात नहीं, पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है। और उसने उसके लबों पर अपनी उँगली जमा दी थी। अब मुझे कितना शर्मिंदा करोगे? मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर। आइंदा मैं खुद को काबू में रखूँगा। उसने हामिद के दोनों हाथों को थाम लिया। आज के बाद ऐसी कोई वीडियो नहीं देखेंगे आप। आप जानते हैं ये सब कुछ गलत है। ये गैर मुस्लिम का बहकावा है ताकि हम अपने ईमान से